नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखो, हम लोग जो है टीपीए कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियोस जो है करा दिए। एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मतलब जिसका टीपीए का इंट्रो है उसमें, और एक वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसमें सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक पढ़ा दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की। ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 होगा। सेक्शन 5 से हम आज बात करेंगे अध्याय 2। ये किससे संबंधित है आपको बताया था मैंने, चैप्टर 5 से लेकर के 37 तक ये जो है दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी के ऊपर बात करता है, यानी कि जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी की बात करता है। ये सेकंड चैप्टर का सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 5 जो है ये संपत्ति के अंतरण की परिभाषा बताता है। मतलब सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि संपत्ति का अंतरण क्या होगा। इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन, और सेक्शन 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्री में भी और मेंस में भी। तो देखते हैं संपत्ति का अंतरण। ये जो है सब आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को या फिर एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों को वर्तमान में भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो क्या कहा जाएगा? संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है, एक ए है, ये बी को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। यानी कि एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को, या फिर एक या एक से अधिक हो सकता है, यहाँ पे बी और सी 2 लोग हो जाएं या डी 3 लोग हो जाएं, तो यहाँ ए ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? बी, सी और डी को, ठीक है। यानी कि ए भी जीवित है और बी, सी, डी भी जीवित है। तो एक व्यक्ति एक या एक से दो या एक से अधिक कितने भी जीवित व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता है, या वर्तमान में करता है या फिर भविष्य में करने की बात करता है, ठीक है। देखिए, वर्तमान में या फिर भविष्य में करने की बात करता है, तो क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि यहाँ संपत्ति का अंतरण हो रहा है। देखें हम इसमें कि जीवित व्यक्ति कौन है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है प्री के पेपर में, ये बना हुआ क्वेश्चन है कि जीवित व्यक्ति की परिभाषा में कौन आएगा। तो इसमें आता है कोई कंपनी, संगम या फिर व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या ना हो, ये सभी जो है जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें कोई भी बात कंपनी, संगम या व्यक्तियों के निकायों को के द्वारा किए जाने वाली संपत्ति से संबंधित किसी भी तत्सम प्रवृत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी के लिए जो आवश्यक तत्व है वो क्या क्या होंगे, मतलब किन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। देखो, मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अंतरण या संपत्ति ट्रांसफ़र कैसे होगी, तो एक जीवित व्यक्ति किसी अन्य जीवित व्यक्ति को या फिर अपने आप को, खुद को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब खुद को कैसे ट्रांसफ़र करेगा? अगर वो एक ट्रस्ट बना लेता है और उस ट्रस्ट का वो जो है ट्रस्टी बन जाता है, तो वो अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र भी कर रहा है और वो अपने उसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बन जाता है। अपनी संपत्ति उसने खुद को ही हस्तांतरित कर ली है, लेकिन वो उसका जो है ये पैटर्न चेंज हो गया, मतलब उसका एक जो मालिकाना हक है वो चेंज हो चुका है, वो ट्रस्टी बन चुका है उस टाइम अब वो, ठीक है। ये इसलिए वो स्वयं को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसमें क्या बात है कि एक संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए, जैसे कि है कि ऐसा कोई कार्य करना हो ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? एक कार्य होना चाहिए। कार्य क्या? एक संपत्ति का ट्रांसफ़र, ठीक है। और उसमें जीवित व्यक्ति बताया आपको, इसमें ये चीज़ रखना, जीवित व्यक्तियों के द्वारा ये होना चाहिए कार्य, ठीक है। जीवित व्यक्तियों में कौन आएगा? बता दिया है, कोई कंपनी आएगी, कोई संगम या फिर व्यक्तियों का निकाय आएगा, चाहे वो निगमित हो या ना हो, ठीक है। जीवित व्यक्ति आएंगे, एक या एक से अधिक, या फिर ये ट्रांसफ़र स्वयं को भी हो सकता है या फिर किन्हीं अन्य को भी हो सकता है। तो ये 2-3 फैक्ट है इसमें। और हाँ, ये जो संपत्ति का अंतरण होगा ये वर्तमान में भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी और भविष्य में भी, कि भाई आगे जा कर के ये ट्रांसफ़र तुम्हें कर दिया जाएगा।
तो ये संपत्ति अंतरण के लिए आवश्यक तत्व हैं क्या क्या? पहला तो यह है कि कोई कार्य किया गया होना चाहिए जीवित व्यक्तियों के द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या फिर एक व्यक्ति से अन्य को, या वही जीवित व्यक्ति अपने आप स्वयं को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कौन आएगा, बता दिया है आपको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि क्या संपत्ति अंतरण नहीं होगा, मतलब जैसे एक क्वेश्चन बना था कि ये जो विभाजन होता है संपत्ति का, जो बंटवारा होता है फैमिली में, तो क्या बंटवारा संपत्ति अंतरण कहलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसमें संपत्ति अंतरण क्या नहीं आएगा? एक तो यही विभाजन और बंटवारा, संपत्ति अंतरण नहीं आएगा। ये जो पारिवारिक समझौते होते हैं, पारिवारिक समझौता, ये संपत्ति अंतरण नहीं होता है। त्याग और समर्पण, ये त्याग समर्पण, ये जो है संपत्ति अंतरण नहीं होता है। इसके अलावा सुखाधिकार, ईजमेंट होता है, ईजमेंट का अधिकार, सुखाधिकार का सृजन करना, ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। और भार, चार्जेस, ये जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 5 समझ में आया होगा। अगला सेक्शन देखते हैं हम, सेक्शन 6। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला सेक्शन, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसमें यह है कि क्या अंतरित किया जा सकता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ये देखा तो ये एक नेगेटिव, मतलब इसमें एक नेगेटिव डेफिनेशन से दी हुई है, नेगेटिव चीज़ें में बताई गई हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि इन नौ ये जो है ये इन 9 चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 के काम में, देखते हैं कि किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकार होने की संभावना, कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना, या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ इस उम्मीद पर कोई संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती कि आने वाले समय में मुझे किसी को भी वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है। सपोज़ ए है, ये एक एग्जाम्पल है, ए की पत्नी है बी, और ए का एक भाई है सी, ये इसका भाई है। ये भाई सोचता है कि जब ए की मृत्यु हो जाएगी, जब ए और बी की मृत्यु हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में मुझे मिल जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी। लेकिन बी की मृत्यु हो जाती है, अब उस प्रॉपर्टी की मालकिन बी है, ए की, क्योंकि ए की मृत्यु हो जाती है तो बी मालकिन हो गई। लेकिन सी इस उम्मीद में है अभी भी कि मुझे इनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये सिर्फ उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, क्योंकि बी अभी जिंदा है और ए की प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए बी अभी है, और जब तक बी रहेगा तब तक सी को प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए जो है ये उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। खा में क्या बात करता है कि किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं की जा सकती, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि पहले कोई कंडीशन रख दी गई थी, ठीक है, और जब वो कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो उस कंडीशन के ब्रीच होने के बाद में री एंट्री का अधिकार मात्र ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला ग बोलता है कि कोई सुखाचार अधियाष्टि स्थल में पृथकतः अंतरित इसमें नहीं किया जाएगा। मतलब जो ईजमेंट का राइट है, सपोज एक घर है और एक घर के बराबर से रास्ता जा रहा है, या फिर इस घर में पार्क है, तो सिर्फ ये घर के बराबर का रास्ता और ये पार्क ही ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक ये पूरा का पूरा घर ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये जो ईजमेंट है सिर्फ ये ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इस अगर ट्रांसफ़र करना है तो पूरा का पूरा घर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। घर के साथ जो रास्ता जा रहा है साइड से, वो रास्ता भी उसमें ट्रांसफ़र होगा और पार्क भी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि घर जो है ए का ही रहे, मतलब घर जो है मालिक का ही रहे और रास्ता और पार्क ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगला है घा बोलता है कि संपत्ति में का ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित हो उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि संपत्ति का कोई भी ऐसा हित केवल स्वामी के ही पास हो, ठीक है, मतलब स्वामी ही उसका उपयोग कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी स्वामित्व जो है
ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें संपत्ति का ऐसा हित है जो केवल स्वामी ही इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा वो अंतरित नहीं होगा। इसमें घा बात कर रहा है, ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। ये भावी भरण पोषण की बात करता है। सपोज मुझे भरण पोषण का अधिकार है, मैं अपने इस अधिकार को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। या कोई भी जो ये भावी भरण पोषण का अधिकार होता है, वो इस अधिकार को, ये अधिकार ट्रांसफ़र नहीं किया सकता। जिसको वो अधिकार दिया गया है ये उसी को मिलेगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगला है वाद लाने का अधिकार, मात्र अंतरित नहीं हो सकता। सपोज कि किसी को वाद लाना है, तो वाद मतलब इसमें अगर हम देखें तो ये मेरा राइट टू शू होता है। अगर किसी को किसी के लिए वाद लाना है तो वो अधिकार सिर्फ उन्हीं को दिया गया है, ये किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, लोक पद अंतरित नहीं किए जाएंगे, ना ही लोक अफसर पर संबलम उनके दे चाहे पूर्व या पश्चात अंतरित किया सकता है। देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओ, कल को हम बन जाते, परसों कोई और, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये भी पद, ये जो लोक पद होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, इनके भी पद ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगला है वृत्तिका, ये होती है पेंशन्स। पेंशन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगी, चाहे वो सरकार के सैनिक की, नौसैनिक की, वायुसेना की, सिविल पेंशन भोगी जो भी होंगे, या राजनीतिक पेंशन वाले जो होंगे, ये अंतरित नहीं की जाएंगी। जितनी भी पेंशन है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी, ठीक है। अगला है कि कोई भी अंतरण जहाँ तक वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा है प्रकृति के प्रतिकूल हो, या जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9, ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अर्थ के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो, जो ऐसे व्यक्ति को जो अंतरित होने से विदितः निर्वर्तित हो नहीं किया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 का ये है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विधि विरुद्ध है, वो उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है या फिर वो प्रतिफल के है, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा यहाँ पर। अगला बताता है कि इस धारा की कोई भी बात जो अधिभोग का अंतरणीय अधिकार रखने वाले किसी अभिधारी को उस संपदा के फॉर्म को जिस संपदा के लिए राजस्व देने में व्यतिक्रम हुआ है, या किसी प्रतिपाल्य अधिकरण में प्रबंध के अधीन किसी संपदा के पट्टेदार को ऐसे अभिधारी, फार्मर या पट्टेदार के नाते अपने हित का समुन्देशन करने के बारे में प्राधिकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब एक व्यक्ति की टोटल संपत्ति को संपदा कहा जाएगा। यहाँ पर यह है संपदा, जो एक व्यक्ति की टोटल संपत्ति होगी वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल 9 है जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा सब कुछ जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। ये 2 सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। बताया आपको पहले में क्या था, तो एक बार इसका रिवीजन मार लेता, आपको थोड़ा रिवाइज रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। संभावना मात्र जो है, ये उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र, ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। किसी प्रत्यक्ष वारिस के वसीयत की संभावना नहीं होगी। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। अगर हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा पुनः प्रवेश का जो अधिकार है, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगला है ये सुखाचार, ईजमेंट राइट, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। व्यक्तिगत हित, यानी कि किसी का संपत्ति में ऐसा हित है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर का कोई हित है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। भरण पोषण का अधिकार, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। वाद लाने का अधिकार मात्र, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। लोकपद, ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनका जो पद है वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। पेंशन, सरकारी विभाग में बताया, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, सिविल पेंशन भोगी, इनकी जो है पेंशन्स नहीं होंगी ट्रांसफ़र। और हित के प्रकृति के प्रतिकूल, मतलब किसी का अगर हित है किसी चीज़ में, ठीक है, तो वो प्रकृति के प्रतिकूल या फिर विधि विरुद्ध उद्देश्य से या फिर प्रतिफल के लिए अगर वो अनहार्य है तो ये भी अंतरित नहीं होंगी, ठीक है। अगला है कि अधिभोग का हस्तांतरणीय अधिकार या फिर संपदा जिसके संबंध में राजस्व का संदाय नहीं है, ये भी जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे सेक्शन करेंगे। थैंक यू।